हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है वर्णमाला को शुरू करेंगे और मैं जो है वर्णमाला आपको बहुत डिटेल और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग धैर्य बना करके वर्णमाला को अच्छे से पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो ऐसा होगा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप अगर इसे देख रहे हैं तो 100% आपके लिए वो कामयाब होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं वर्णमाला पर। देखिए, हमने एक शब्द लिखा यहाँ पे वर्णमाला। तो हम लोग जो है सबसे पहले वर्णमाला को परिभाषित करते हैं कि वास्तव में वर्णमाला है क्या। तो इसका डिफिनेशन होता है कि जब वर्णों को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है तो इसे वर्णमाला कहते हैं। आप लोग यहाँ पर डिफिनेशन देख पा रहे हैं। हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि जब वर्णों को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? वर्णमाला नाम देते हैं। देखिए, हमारी जो हिंदी है वह हिंदी जो है देवनागरी लिपि में है और ये जो हम लोग वर्ण को व्यवस्थित करते हैं यह एक वैज्ञानिक विधियों पर होता है, न कि आप ऐसे ही किसी वर्ण को इधर उधर लिख दें। तो इसका यहीं से डिफिनेशन आता है। वर्णों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से लिखना क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो हम लोग बात करेंगे आज वर्णमाला पर। देखिए आगे क्या होता है। जो वर्णमाला होता है इसके कुछ चरण हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग इसमें किसका अध्ययन करते हैं? सबसे पहले हम लोग इसमें स्वर का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो स्वरों में हम लोग किस प्रकार से अध्ययन करते हैं? हम लोग पहले ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और आधार स्वर पर बात करते हैं। जो स्वरों में पहला होता है वह ह्रस्व स्वर होता है। इसी का दूसरा नाम मूल स्वर और इसी का एक और नाम है जिसे हम लोग आधार स्वर नाम देते हैं। आधार स्वर। तो जो वर्णमाला का जो पहला स्टेप होता है वह स्वर्ण होता है और जो स्वर है उसमें हम लोग पहले ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और आधार स्वर पे बात करते हैं। इसका जो सेकंड होता है वो क्या होता है? वह होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। इसका जो तीसरा पार्ट होता है स्वर का उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। और जो इसका चौथा पार्ट होता है उसे हम लोग द्विमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर कहते हैं। सॉरी, प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। प्लुत स्वर या इसी का अदर नाम है त्रिमात्रिक स्वर। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक मैक्सिमम बनने के प्रयास करते हैं। स्वरों को जो है 4 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, आधार स्वर पहला स्टेप होता है। दूसरे को हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर।
तीसरे को हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर, और ये जो हमारा फोर्थ होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अयोगवाह की। अयोगवाह, तो अयोगवाह में क्या होता है, अयोगवाह के बाद हम लोग जो है अध्ययन करते हैं व्यंजन का। तो अब मैं आपको व्यंजन लिख रहा हूँ, ऊपर मैं लिख रहा हूँ। पहले हम लोगों ने स्वर को पढ़ा, स्वर के हमने टाइप आपको बता दिए, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, आधार स्वर। फिर हमने दीर्घ स्वर को देखा, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। फिर हम लोग पढ़ेंगे किसको, अयोगवाह को। अयोगवाह के बाद जो हमारा आता है वह व्यंजन आता है। व्यंजन, देखिए तो ये जो व्यंजन होता है इसके भी कुछ स्टेप होते हैं व्यंजन के। जैसे पहले को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं व्यंजन को, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। देखिए नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है और प्रश्न यहीं से आपके बनेंगे व्यंजन से, या तो स्पर्श व्यंजन या तो कहेगा वर्गीय व्यंजन क्या है। दूसरा इसका हम लोग पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, या इसी का जो अदर नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन। तीसरा इसमें भी हमारा आ जाता है उष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो पहला एक बार हम फिर से आपको रिपीट करा रहे हैं, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। दूसरा जो होता है व्यंजन का टाइप अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन। तीसरा जो होता है इसमें उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। और इसका जो पांचवा होता है उच्छृप्य आप कह लीजिए, उत्क्षिप्त कह लीजिए, या एक और उसका नाम होता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, इसी का दूसरा नाम है उच्छृप्य व्यंजन। और एक और इसी का नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो हम लोग यहाँ व्यंजनों के प्रकार देख लिए, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। दूसरा हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन। तीसरा होता है उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। और इसका चौथा पार्ट्स होता है संयुक्त व्यंजन। फिर हम लोग देखते हैं द्विगुण व्यंजन, उच्छृप्य व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये हमारा जो है व्यंजन का टाइप रहा। अब हम लोग बारी बारी से स्वर, अयोगवाह और व्यंजन को डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोगों ने जो पढ़ा स्वर उसको हम लोग डिफाइन करते हैं स्वरों के प्रकार में। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो हम लोगों ने स्वर पढ़ा, स्वर, तो स्वर कितने होते हैं तो देख लीजिए। स्वर होता है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
री, ए, ऐ, ओ, औ। बस ये हमारे स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल स्वर कितने हो गए? 11 हो गए। अब हमने जो स्वरों में पहला पढ़ा था, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, आधार स्वर, एक बार मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ। स्वरों में हमने पहला पढ़ा ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, या इसी को क्या कहते हैं? आधार स्वर। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ये ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, मूल स्वर क्या होते हैं और आधार स्वर क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये अ होते हैं, ई होते हैं, उ होते हैं और री होते हैं। यानी हमारे जो ह्रस्व स्वर होते हैं, या जो हमारे मूल स्वर होते हैं, या हमारे जो आधार स्वर होते हैं, वह अ होते हैं, ई होते हैं, छोटा ऊ होते हैं और री होते हैं। यानी इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दूसरा हम लोगों ने जो पढ़ा है वह क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? अ हमने लिख दिया, बचा क्या? आ। ई हमने लिख दिया, बचा क्या? बड़ी ई, थोड़ा सा मैं दूर लिख रहा हूँ। ऊ हमने लिख लिया, बचा क्या? बड़ा ऊ। तो अब आप हम लोग यहाँ से बना सकते हैं कि जो अ होता है वह अ प्लस अ मिल के बनता है, और जो बड़ी ई होती है वह ई प्लस ई मिल के बनता है, जो बड़ा ऊ होता है वह ऊ प्लस ऊ मिल के बनता है। तो स्वरों में हमने ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और आधार स्वर को देखा। अ होते हैं, ई होते हैं, छोटा ऊ होते हैं और री होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? आ होते हैं, बड़ी ई होते हैं और बड़ा ऊ होते हैं। ये किससे मिलकर बनते हैं? अ प्लस अ, बड़ी ई प्लस ई, बड़ा ऊ प्लस ऊ। इसके बाद हम लोग संयुक्त स्वर को देखते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, तो ये संयुक्त स्वर क्या होते हैं? ये ए होते हैं, ऐ होते हैं, ऊ होते हैं और औ होते हैं। ए ऐ ओ औ। ए कैसे बनता है? अ और ई से बनता है। ऐ कैसे बनता है? अ और ए से बनता है। अ प्लस ई क्या बनेगा? ए बनेगा। अ प्लस ए क्या बनेगा? ऐ बनेगा। अ प्लस ऊ, अ प्लस ऊ क्या बनेगा? ऊ बनेगा। और अ प्लस ऊ क्या बनेगा? औ बनेगा। तो यहाँ से एक बात आप क्लियर कर लें फिर से, जो दीर्घ स्वर होता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, वह इन अक्षरों के मेल से बनता है। जो हमारा संयुक्त स्वर होता है ए, ऐ, ओ, औ, तो ए जो होता है अ प्लस ई के द्वारा मिलके बनता है। ऐ अ प्लस ए, ओ अ प्लस ऊ, औ अ प्लस ओ। इसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, या इसी को हम लोग कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर। ये प्लुत स्वर और त्रिमात्रिक स्वर क्या होते हैं?
तो मैं इसे आपको बता देता हूँ। प्लुत स्वर इस प्रकार से होता है और त्रिमात्रिक स्वर ये होता है सिंबल। जैसे हम लोग लिखते हैं, बहुत तेज चिल्लाते हैं, कहते हैं राम शाम, तो ये आपको देखने के लिए वहाँ मिलता है। और ये कहीं आपको मिलेगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ये चिन्ह आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये प्लुत स्वर है और ये त्रिमात्रिक स्वर है। तो आप अच्छे से देख लें स्वरों का विभाजन। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, आधार स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। संयुक्त स्वर 4 होते हैं। किससे मिल के बना, मैंने आपको बता दिया, प्लुत स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो पेपर में बार बार पूछते हैं। वो प्रश्न क्या हैं, तो कुछ हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछते हैं। जैसे संधि स्वर क्या होता है, संधि स्वर क्या होता है, तो जो संधि स्वर होता है वह दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर का मेल होता है। संधि स्वर जो होता है वो दीर्घ स्वर और प्लस संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को हम लोग क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। तो अभी हमने आपको पढ़ाया है दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो संधि स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि संधि स्वर क्या होता है। तो संधि स्वर जो होता है वो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर होता है। संधि स्वर की संख्या 7 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 3 होती है और संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। फिर प्रश्न पूछता है स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या। तो जो स्वरों की कुल संख्या होती है वह स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है आधार स्वर, आधार स्वर, मूल स्वर और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। तो आधार स्वर, मूल स्वर और ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। फिर यहीं आपका क्वेश्चन बन जाएगा दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर 3 होते हैं। हाँ, एक चीज़ और होता है, जो दीर्घ स्वर होता है कभी कभी ऑप्शन में 7 भी आपको मिल जाएगा, कभी कभी ऑप्शन में आपको 3 भी मिल जाएगा। तो यदि आपके ऑप्शन में 3 है तो 3 पे आंसर कीजिएगा, यदि आंसर आपका 7 है तो 7 पे आंसर कीजिएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वर 4 होते हैं, मैंने पहले ही लिख दिया। इन्हीं दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, संधि स्वर कहा जाता है। हाँ, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है मूल स्वर कितने होते हैं। तो मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। फिर हम लोग अयोगवाह को देखते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं। स्वरों को तो हमने अच्छे से विस्तार से हमने पढ़ लिया। फिर हम लोग देखते हैं अयोगवाह क्या होते हैं। अयोगवाह तो डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी जी कहते हैं, नाम आप सुने होंगे, डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी। एक्चुअल में जो अयोगवाह का जो खोज है वह डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा इसका वर्णन है।
तो ये कहते हैं कि जो अयोगवाह होते हैं वह अयोगवाह दो होते हैं, एक अंग होते हैं और एक क्या होते हैं, एक अह होते हैं। जो इस पर जो आपको बिंदी दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं इसको। और ये जो आपको दो बिंदी दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। क्लियर हो गया। एक चीज और आप नोट करके लिख लें, यह जो अंग होते हैं और जो अह होते हैं इन दोनों को मिला करके मिश्रित स्वर भी हम लोग स्वर मिश्रित व्यंजन भी बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये दोनों क्या कहलाते हैं, स्वर मिश्रित व्यंजन। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अंग और अह स्वर मिश्रित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अलग अलग भी आप इसे बोल सकते हैं, अंग और अह। ठीक, ये क्या है, स्वर मिश्रित व्यंजन है। तो अयोगवाह दो होते हैं, अंग और अह। इसको अनुस्वार कहा जाता है, इसको विसर्ग कहा जाता है। फिर हम लोग आज व्यंजन के प्रकार को भी देख ले रहे हैं जो हम लोगों ने अभी आगे पढ़ा है। तो आइए हम लोग व्यंजन पर कुछ परिचर्चा कर लें, ये व्यंजन क्या होते हैं। ठीक, तो ये जो व्यंजन होते हैं ये स्वरों के अधीन होते हैं। व्यंजन स्वरों के अधीन होते हैं, मतलब बिना स्वरों की सहायता से इनका काम बनने वाला नहीं है। तो ये जो व्यंजन होते हैं ये स्वरों के अधीन होते हैं। जैसे मैं एक व्यंजन अगर लिखूं, जैसे मैं लिख रहा हूँ क, तो आप इसमें देख रहे हैं जब मैं इसको अलग करूँगा तो यहाँ पर हलंत लगाना पड़ेगा और इससे हमारा देखिए स्वर बाहर आ गया। तो व्यंजन में ऑलरेडी स्वर छिपा हुआ होता है। जैसे मैं एक और वर्ड ले रहा हूँ प, तो प आधा लिख दिया और इससे ओ हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो को में भी ओ छिपा है स्वर, ओ में भी ओ छिपा है। फिर अगर मैं लिखूं मो, तो आधा मो हो गया और ये क्या हो गया, ओ हो गया, मो। फिर मैं लिखूं यो, तो यहाँ पे आधा यो हो गया प्लस क्या हो गया, ओ हो गया। तो आप लोगों को दिख रहा है कि जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वरों पर ही आधारित होते हैं। तभी हमने पहले ही लिख दिया कि ये स्वरों के क्या होते हैं, अधीन होते हैं। तो व्यंजनों का जो पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। देखिए व्यंजन में जो पहला प्रकार है वो क्या है, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। यह स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन क्या होता है। तो ये स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन कुल 25 होते हैं, कुल 25 वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं, आइए हम लोग इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। तो देखिए पहले हम लोग लिखते हैं क वर्ग। ये शुरू में क्या होता है, क वर्ग होता है, क वर्ग। क वर्ग क्या कहता है, क, ख, ग, घ, अंग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क वर्ग। ठीक,
थोड़ा सा मैं देख रहा था कि आपको बोर्ड पे अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। पहला क वर्ग, तो क च ट त प आपको पता है। दूसरा जो वर्ग होता है च वर्ग होता है, तो च छ ज झ इया। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो क वर्ग होता है इसी का नाम होता है कंठय। कंठय, ठीक। फिर हमें देखना पड़ेगा दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो मैं अकेले शूट कर रहा हूँ, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप परेशानी समझ सकते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं कुल 25 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। पहले को डिवाइड किया जाता है क वर्ग में, तो क ख ग घ अंग। कंठय भी बोलते हैं। च वर्ग, च छ ज झ। छ वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं या तालव्य बोलते हैं। च वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? तालव्य बोलते हैं। अच्छा, तो क हो गया, च हो गया, फिर आ गया ट वर्ग। ट वर्ग, तो ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो कंठ हो गया, तालव्य हो गया। ट वर्ग को हम लोग कहते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य, क्लियर है? ये जो आप देख रहे हैं यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। पूछ देगा इसमें से कौन सा कंठय है, कोई एक कंठय का एग्जाम्पल लेके पूछ देगा, कोई तालव्य का लेके बोल देगा, कोई ट वर्ग का बोल सकता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो ये मूर्धन्य हो गया ट। फिर हमारा त वर्ग आता है। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। ये जो हमारा त वर्ग होता है इसको हम लोग दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। तो क, च, ट, त, प वर्ग। प वर्ग है। प होता है, फ होता है, ब, भ, म। कुल 5 अक्षर होते हैं। इसे हम लोग ओष्ठ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ओष्ठ्य। क्लियर है? तो अच्छे तरीके से आप लोग क्लियर कर लें। व्यंजन कुल 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। इसको क वर्ग में बांटा गया है। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग को कंठय कहते हैं, च वर्ग को तालव्य कहते हैं, ट वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं, और त, ये तो है तकली जिसे आप लोग पढ़ते हैं, त वर्ग। तो दंतय होता है, प वर्ग ओष्ठ्य होता है। क्लियर है? तो स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन हम लोग व्यंजन में पहला टाइप पढ़े थे। दूसरा पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन और अर्धस्वर व्यंजन। तो आइए हम लोग उसे भी देख लेते हैं, अंतस्थ व्यंजन। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा देख लें कितना लंबा हो गया वीडियो। ठीक है, हम लोग कल अंतस्थ व्यंजन से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने जो है स्वर पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? व्यंजन पढ़ा। व्यंजन में हमने जो है पहला टाइप पढ़ लिया। क्या होता है? पहला टाइप होता है इसका स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। कल हम लोग पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, अगर ये हमारा सीरीज़ आपको अच्छा सचमुच लगा है, तो आप जो है इसे लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बहुत तेज़ी के साथ हमारे फॉलोअर को बढ़ाने का प्रयास करें। मैं आपको कंप्लीट हिंदी पढ़ाऊँगा। स्टेट लेवल की जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं, वनडे की जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं,
अगर 40 क्वेश्चन उसमें आ रहा है, अगर उसमें से आपका 40 नहीं सही हुआ तो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो मैं डिलीट कर दूँगा। 100% कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, श्योरिटी के साथ मैं बता रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ। अगर 40 प्रश्न हिंदी के आ रहे हैं तो मैक्सिमम आपका 40 ही सही होगा, उसमें से आप 39 नहीं करेंगे। तो ये हमारा पहला सीरीज़ है, आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए और अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्कार।